गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ, बल्कि खुशगवार सुबह के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सेगमेंट की जानिब और बात करते हैं जनाब कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो दूध कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो तमाम उम्र क्या फराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उन्हें राहत और तवानाई भी फराहम करता है। दूध में तकरीबन तमाम ज़रूरी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स मुनासिब मिकदार में पाए जाते हैं जो जिस्मानी नशोनुमा के लिए दरकार भी होते हैं। तभी दूध को मुकम्मल ग़िज़ा के नाम से भी मंसूब किया जाता है। दूध की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दूध की अहमियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद खुराक में दूध की अफादियत और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताती चलूं तो पाकिस्तान दुनिया भर में दूध की पैदावार करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है और दूध की भरपूर पैदावार को मुनाफा बख्श सरमायाकारी में मुंतकिल करने में मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। दूध वो वाहिद शय है जिसे तवानाई की बुनियाद पर आलमी दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन से भरपूर खुराक तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल के बच्चे जो है वो दूध पीना पसंद नहीं करते। दूध इंसानी सेहत के लिए कितना फायदेमंद और जरूरी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सारा फारूकी है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, आज हमने बात करनी है दूध की अफादियत के हवाले से। तो सबसे पहले बताइए, दूध इंसानी सेहत के लिए कितना जरूरी है? दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली, क्योंकि उसमें जैसे कि आपने बात की भरपूर ग़िज़ाइयत है। एग्जैक्टली हर चीज़ उसमें मौजूद है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। अर्ली एज में, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज होती है तो आपको दूध की ज़रूरत होती है। उसमें प्रोटीन्स है, बी वाइटामिन हैं उसके अंदर, और फास्फोरस, पोटेशियम मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कैल्शियम मौजूद है। हाँ। तो कैल्शियम की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से वो आपकी बोन्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूध से जितनी अच्छी अमाउंट में आपको कैल्शियम मिल सकता है, आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को जो है हर रोज़ दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, हर किसी को, बच्चों को भी और बड़ों को भी। मतलब इसलिए दूध को मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हमें एक ही मतलब जगह मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि उसको एज ए रिप्लेसमेंट ना लें। मतलब कि आप कोई मील छोड़ के, कई लोग ऐसे करते हैं ना कि अब मैं नाश्ता नहीं करना तो मैं दूध का गिलास पी लिया। तो वो सारी की सारी ग़िज़ाइयत बड़ों के लिए वो पूरी नहीं होगी। शायद बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए वो हो सकती है पूरी। जाहिर सी बात है, अर्ली एज में आप सिर्फ उनको मिल्क ही दे रहे होते हैं, लेकिन विद टाइम आपको जो है फूड की ज़रूरत होती है। खाने पीना ज़रूरी है आपके लिए। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिर्फ दूध में मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिर्फ दूध में ही मौजूद हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ दूध पे इन्हिसार नहीं आपने करना, आपने बाकी सारी चीज़ों को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। और दूध की जिस तरह अफादियत है वो हमें बचपन से ही पता है, या हर एज लिमिट के जो इंसान होता है उसको पता होता है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो दूध से दूर भागते हैं। इसकी क्या वजह आपको लगती है? अच्छा, शुरू में क्योंकि अर्ली एज में आप देखें जितना ज़्यादा हम लोग, जब भी वीनिंग का प्रोसेस शुरू होता है, वीनिंग का प्रोसेस होता है यानी जब आप सॉलिड फूड बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप मिल्क के साथ दूसरे फूड्स भी, जो नेचुरल फूड्स हैं जो घर में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर औक़ात हम लोग दूध में जैसे चीनी ऐड कर ली, ठीक है, कभी हम लोगों ने जो है कोई इस तरह का कोई शेक नहीं, लेकिन इस तरह की ड्रिंक बना ली जिसके अंदर हम लोग कोई मशरूबात ऐड कर देते हैं, जैसे हम लोग रूह अफ़ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि उनको नेचुरल दूध पर ही उनको रखें, स्पेशली उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना ऐड करें कि उनका टेस्ट उसके लिए डेवलप हो जाए और फिर वो पीना वो छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। फिर वो चीनी के बगैर अक्सर औक़ात बच्चे जो है वो दूध नहीं पीते हैं, उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो शुरू से ही उनको इस चीज़ की आदत रखें कि वो दूध जो है हर रोज़ पीते रहें। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जंक फूड का और फास्ट फूड का इतना ज़्यादा इंटेक हो गया है, हम लोग चिप्स और चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब उनका टेस्ट उसके लिए डेवलप हो जाता है। जब एक बच्चा जब नया जब अगर चॉकलेट को फॉर एग्जांपल टेस्ट करता है तो वो जो मिठास होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चा फिर बाद में उतनी ही मिठास मांगता है। तो कोशिश करें कि उसको वो चीज़ इंट्रोड्यूस ही ना करें स्टार्ट में, क्योंकि तब उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उस वक्त अगर आप ये चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं मांगेगा कि मुझे जंक फूड या इस तरह की चीज़ें मुझे खानी है, मुझे दूध नहीं पीना। कई लोग जैसे बच्चों को चॉकलेट मिल्क दे देते हैं। हाँ, मतलब फ्लेवर्ड मिल्क भी आजकल आए हुए हैं मार्केट में, वो भी पिला देते हैं, वो पिला देते हैं। वो आदत हो जाती है फिर बच्चों को, उसके बगैर नहीं रह सकते, वो फिर सारी ज़िंदगी जो है वो चॉकलेट मिल्क के ऊपर ही वो रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन हमने देखा है बचपन से ही जो माएँ होती हैं वो दूध की बॉटल के अंदर चीनी डाल के पिलाती हैं बच्चों को। जी जी जी, बिल्कुल।
यही मैं बात कर रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही आप उनको आदत डाल रहे हैं चीनी की। हाँ। ठीक है, अब वो चीनी के बगैर नहीं रहेगा, वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा तो वो चीनी के बगैर दूध नहीं पी सकता, उसकी वो तो क्या चीनी डालने से जो दूध की अफादियत है वो कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाती है। आप देखें चीनी वैसे ही आपके लिए सही नहीं है, जो व्हाइट शुगर हम लोग यूज करते हैं वो हमारी सेहत के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके नुकसान ज्यादा है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप स्पेशली ऐसी चीज क्यों ऐड कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि बच्चे को अच्छी लगेगी, उसको नहीं पता। ठीक है, आप अर्ली एज में बच्चे को जैसी भी चीज़ें आप लेंगे वो ले लेगा, आप उसे फ्रूट्स देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, आप उसे दूध पिला रहे हैं, जो मर्जी आप उसे खिला रहे हैं उसको उसी की आदत होगी। हाँ। आप जैसे ही उसको किसी जंक फूड या इसी तरह की चीज़ पे डालेंगे तो बच्चा बाद में वही जिद करेगा, फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये घर का नहीं खाता, बिल्कुल, ये दूध नहीं पीता, मतलब ये कहता है कि मुझे चॉकलेट्स खानी है, मुझे चिप्स खाने हैं। तो आपने उसको आदत स्टार्ट में डाली है तो वो चीज़ें वो मांगता है। बिल्कुल। तो क्या बहुत से बच्चे जो अब लग चुके हैं इस चीज पे कि वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके दूध में तभी पीते हैं, तो क्या चीनी का कोई अल्टरनेट है? आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसमें आप कैल्शियम लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आप दूध का शेक बना के ले लें, उसमें आप फ्रूट्स ऐड करके, आज के मैंगो आया हुआ है, मैंगो शेक बना के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेक्स के अंदर भी चीनी एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये हमारी जिंदगी का एक अहम जुज बन चुका है, चीनी हर चीज में डालना। हाँ, फ्रूट्स जो है ऑलरेडी बहुत स्वीट होते हैं, तो आप जो है उतनी ही वो जो आप जो शेक बनाएंगे वो उनके लिए बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर स्पेशली आपको चीनी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दूध वैसे ही देना है आप उसमें हनी ऐड करें, या फिर आप कभी थोड़ा बहुत ब्राउन शुगर भी वैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कोशिश करें कि ना ही ऐड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उनको उसी तरह से उसकी आदत नहीं चाहिए। और भी फॉर्म्स है जिसमें आप कैल्शियम ले सकते हैं, आप जैसे दूध की भी आगे फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे दही है। हाँ। दही की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, आप उसके अंदर फ्रूट्स ऐड करके उसमें आप सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, वो मिक्स करके भी आप बच्चों को खिला सकते हैं। दूध, दही या बहुत से लोग लस्सी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इन तीनों में से हमें कौन से ज्यादा हमारे लिए मुफीद है? तीनों ही मुफीद हैं क्योंकि तीनों के ही बेनिफिट्स हैं, तीनों एक ही चीज से ही बने हुए हैं। ठीक है, दूध से ही बन रहे हैं। हाँ। तो बेनिफिट्स तीनों के ही हैं, आप तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई लोग दूध नहीं पी रहे, चलो वो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो सोर्स है वो आपका मिल्क ही है। मिल्क ही है। तो अडल्ट्स के लिए कितना जो है वो एक दिन में ग्लास पीना चाहिए उन्हें? 2 to 3 सर्विंग्स आपको चाहिए होती हैं दिन की। अच्छा। ठीक है, मैक्सिमम भी 4 सर्विंग्स तक आप जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए तो कोशिश किया करें कि दिन के आप जैसे 2 या 3 कप जो है दूध पी रहे हों, ये ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग एज एडल्ट हम भूल जाते हैं कि हमें दूध की ज़रूरत है या नहीं है, हम लोग नहीं ध्यान देते। दिन में कितने लोग हैं जो दूध पीते हैं? नहीं पीते लोग। तो आप उसमें हल्दी भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। आप गर्म दूध में जो है हल्दी डाल के आप रात को सोने से पहले लें, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो क्या इसकी टाइमिंग होनी चाहिए या किसी भी वक्त आप पी सकते हैं? आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मील को रिप्लेस नहीं करना। ठीक है। यानी नाश्ते का जो टाइम है, लंच का और डिनर का टाइम है, उस टाइम दूध ना लें क्योंकि आपका पेट भर जाएगा। अच्छा। फिर आपसे खाना नहीं खाया जाएगा। तो आप किसी स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, या रात को सोने से पहले आप लें। लेकिन बहुत से लोग हैं सारा के जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं तो साथ वो नाश्ता चाय के कप के बजाय वो दूध का कप ले लेते हैं। कर सकते हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने नाश्ता कर लिया और उसके बाद आप एक गिलास दूध का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और बच्चों के लिए कितना जरूरी है और उनको एक दिन में कितना रिक्वायर्ड होता है दूध? बच्चों के लिए भी उतना ही रिक्वायरमेंट है, लाइक 4 सर्विंग्स। वो डिपेंड करता है बच्चा कितना छोटा है। अर्ली एज में तो उनकी मतलब हर 2-3 घंटे के बाद उनकी दूध की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है जैसे 8-9 साल का है तो उनकी भी 3 to 4 सर्विंग्स जो हैं लाजमी दूध की होनी चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं है वो पूरा दिन दूध पीते रहें, वो दही की फॉर्म में भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब ऑल्टरनेट ले जाए ना उनको चीजों पे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और सारा जिस तरह आप बता रही हैं और हम सबको पता है कि दूध हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल जिस तरह का दूध मिल रहा है, हमें खालिस दूध तो मिल नहीं रहा, मिलावट वाला दूध मिल रहा है, या बहुत से लोग हैं जो वो पाउडर मिल्क भी यूज करते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है? या फिर वो पिए या दूध पीना ही छोड़ दें फिर हम? नहीं, दूध पीना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें अगर तो आपके कोई जानने वाले हैं। हाँ। आजकल क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोग भी हैं जो कि जिनके फार्म्स हैं अपने और वो दूध प्रोवाइड भी करते हैं, फ्रेश मिल्क। तो अगर आपके कोई इस तरह से हैं जानने वाले तो आप उधर से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। प्रोसेस्ड में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छा दूध जो है फ्राहम करती हैं। अच्छा। उनकी जो है शेल्फ लाइफ कम होती है, आपको उनको फ़ौरन इस्तेमाल करना होता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाजमी किया करें, छोड़ना नहीं है। बस पाउडर्ड मिल्क आप ना यूज़ करें। फ्रेश, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि फ्रेश मिल्क यूज़ करें। फ्रेश मिल्क नहीं अवेलेबल, फिर आप प्रोसेस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन जो आपको पता है कि जो अच्छी कंपनीज है उनसे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फ्रेश मिल्क में मसला ये आ जाता है, इतने मिलावट, उसमें पानी डाला होता है, उसमें भी केमिकल्स यूज किए होते हैं, तो वो भी हमारी सेहत के लिए फिर नुकसानदेह होता है। हाँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि आपको पता हो कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास ऐसी कोई सोर्स नहीं है, फिर आप मजबूर हैं, जाहिर सी बात है, फिर आपको जो है मार्केट से। और मार्केट से भी दो तरह के दूध मिलते हैं, एक तो पैकेट में दूध मिलते हैं, दूसरा जो है पाउडर मिल्क में, पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। तो उन दोनों में से कौन सा बेहतर है? पाउडर नहीं करना चाहिए हमें। दूसरा मिल्क आप यूज कर रहे हैं, पाउडर मिल्क ना यूज करें। पाउडर मिल्क नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। और बहुत से लोग सारा जो वो दूध के अंदर सोडा डाल के भी दूध सोडा पीते हैं, और खास तौर पर अभी रमजान गुजरा है, रमजान में तो बहुत ज्यादा लोग पीते हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो सोडा होता है वो दूध की अफादियत को या उसका जो कॉम्पोजिशन है उसको खराब कर देता है और हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह। इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप जो सोडा ऐड कर रहे हैं उसके अंदर फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड क्या करता है, वो दूध में जो कैल्शियम है उसके साथ बाइंड हो जाता है और उसको बॉडी से निकाल देता है, यानी उस दूध का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। एक तो उसका जो प्रोटीन है वो भी डीनेचर होना शुरू हो जाता है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, और साथ में जो कैल्शियम है वो भी बॉडी से निकल रहा है। अच्छा। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी कैल्शियम है वो भी निकल रहा है, और जो दूध के अंदर है वो भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा आपको उसका नुकसान ही हो रहा है। आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडक मिल रही है, जो अक्सर लोग कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उससे उल्टा आपको नुकसान होता है, तो कोशिश करें कि सोडा और दूध को साथ में आप ना ही लें तो बेहतर है। और लेकिन यहाँ पे तो बहुत से लोग और अक्सर लोग सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, मैं ये बता दूं, जो मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं हम चाय का इस्तेमाल करते तो दूध तो हम पीते। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आने लगी थी। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूध को आप चाय के साथ ना मिलाएं, चाय आप अलग से ले सकते हैं अगर आप वैसी पीना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ना सोचें कि मैंने दूध पी लिया, ठीक है। आपने वो पत्ती ऐड कर ली है, वो चाय जो है वो बात नहीं रह गई, उसमें वो मिल्क की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाती है। अच्छा। और वो आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो आपको चाहिए होते हैं। तो कोशिश करें कि दूध को आप सेपरेटली ही लें। मतलब चाय की एक अलग अफादियत है और दूध की अलग अफादियत है, उसको मिक्स हमने नहीं करना, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो जिनको हड्डियों का भी मसला होता है, जोड़ों का भी मसला होता है, क्या दूध वो भी पी सकते हैं? बिल्कुल पिए, ये सबके लिए है, बच्चों से लेके बुढ़ापे तक आपको दूध का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की देखिए रिक्वायरमेंट है सबके लिए। अब 1000 मिलीग्राम जो है वो एडल्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो सबको लेना है। लेटर एज में जब आप 60-70 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, 1200-1300 जो है मिलीग्राम लेना ज़रूरी होता है। अच्छा। तो कोशिश करें कि आप जो है हर एज ग्रुप के लिए कि आप दूध का हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे हो। ये नहीं कि आज आपने दूध पिया और फिर कुछ दिन के बाद दूध पी लिया कि मैं तो चलो पीता रहता हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको हर रोज़ अपनी जो है आदत में शुमार करें, हर रोज़ ये आपने पीना है, ये आपके लिए ज़रूरी है, हर रोज़ पीना है। और जिस तरह सारा की गर्मी आ रही है आगे बहुत ज़्यादा, अभी तो 1-2 दिन से मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन आगे गर्मी आएगी, उसमें किस तरह हम कौन सी फॉर्म में जो है वो दूध ले सकते हैं? आप लस्सी की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लस्सी लें, मिल्क शेक की फॉर्म में ले लें, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। आजकल तो वैसे शेक्स बहुत ज़्यादा लोग पी भी रहे हैं वैसे भी, तो गर्मियों में आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये तो डिफरेंट तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। और जो उसमें मतलब मशरूबात अंदर ऐड कर लेते हैं, अलग से ना ऐड करें। अच्छा। जैसे हम लोग डिफरेंट ऐड करते हैं ड्रिंक्स, हम लोग चीज़ें हम उसके अंदर ऐड करते हैं, मिठास ऐड करते हैं, वो ना ऐड करें प्लीज़। उसकी वजह से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा जो है वो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते जो आपको चाहिए होते हैं। वो जो चीनी है, जो उसके अंदर जो दूसरे केमिकल्स हैं, वो उल्टा आपको ख़राब करते हैं। अच्छा। तो या तो फ्रेश मिल्क वैसे ही लें, या फिर आप उसको जो है शेक की फॉर्म में ले लें, उसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लें। आप एप्पल शेक लें, आजकल मैंगो शेक लें, इस तरह के शेक्स आप बना के ले सकते हैं। दही में फ्रूट्स ऐड करके लें, उसके ऊपर से आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। चिया सीड्स भी अच्छा सोर्स है जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। अच्छा। तो चिया सीड्स पे आप ऊपर से डाल लेंगे तो आपको और जो है कैल्शियम मिल जाएगा। और बहुत से लोग हैं सारा वो दूध इसलिए भी नहीं पीते कि वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं कि हम मोटे ना हो जाएं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। ऐसा है कि आपको मोटा करता है दूध में होल मिल्क, उसके अंदर फैट्स है, हाँ, लेकिन वो अच्छा फैट्स है। अच्छा। हाँ, एडल्ट्स के लिए ज़रूरी है कि वो लो फैट मिल्क लें, ठीक है, लेकिन बच्चों को प्लीज़ लो फैट मिल्क पे ना लगाएं। अक्सर लोग जो है बच्चों को भी लो फैट मिल्क दे रहे होते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बच्चों में रिक्वायरमेंट है उस फैट्स की, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। और जो मिल्क का जो फैट्स होता है उसी के अंदर विटामिन डी भी मौजूद होता है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो कोशिश करें बच्चों को एटलीस्ट आप होल मिल्क पे ही रखें, ठीक है। फ्रेश मिल्क आता है, होल मिल्क पे रखें, उसके ऊपर जो है आप उसको लो फैट ना करें। और तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लो फैट है और ये होल मिल्क? अब जैसे आप फ्रेश मिल्क लेके आते हैं, आप उसको उबालते हैं, उसमें से पूरी उसकी जो है क्रीम जो है उतारते हैं, ठीक है।
जब मैक्सिमम उतार लेते हैं आपको लगता है मजीद करीब नहीं बना रहा, तो यानी कि वो लो फैट हो चुका होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे ऑब्वियसली वो बिल्कुल ही लो फैट हो जाएगा, तो वो बच्चे के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को लो फैट मिल्क पे ना लगे, उनको होल मिल्क ही दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एडल्ट्स के लिए है कि वो लो फैट मिल्क यूज़ करें, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होता है जो कि आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। लेकिन आप लो फैट मिल्क का अगर इस्तेमाल करें तो आपको दूसरे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल रहे हैं, जैसे प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो आपको मिल रहा होता है, तो वो लेना ज़रूरी है। लेकिन ये कहना कि मिल्क की वजह से आपका वेट गेन होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। अच्छा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई मिल्क पीने से किसी का वेट गेन हो गया। ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है वो जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी, बल्कि वो आपकी डाइट को बेहतर करेगा। डाइट को बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये होती है कि हम लोग का इंटेक इस तरह कि हम हर चीज़ को एक्सेसिव अमाउंट में लेना शुरू करते हैं। अगर हम मॉडरेट अमाउंट में लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वेट गेन हो सकता है। और सारा हमने देखा है कि टी वाइटनर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, खास तौर पे जो लोग कहते हैं कि हमारा वेट गेन हो रहा है, टी वाइटनर्स छोड़। अच्छा, ठीक है, टी वाइटनर्स खास तौर पे जैसे ऑफिस में यूज़ कर रहे होते हैं आप लोग, हर थोड़ी देर के बाद कोई 4-4, 5-5 कप वो चाय के पी रहे होते हैं, टी वाइटनर यूज़ कर रहे, तो उससे बहुत जल्दी वेट गेन होता है। ठीक है, और मतलब असल मसला वहाँ पर आ जाता है, वो बेली टायर बनना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि उससे जो है छोड़ दें। अगर आपने चाय पीनी भी है तो आप फ्रेश मिल्क यूज़ कर लें। फ्रेश मिल्क ही बेहतर है हमारे लिए, वो चाहे बड़े हों, वो चाहे छोटे हों या हमारे दरमियानी उम्र के हों, सबके लिए दूध पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं और दूध की अफादियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि दूध हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं कि हमसे लेके छोटे बच्चों तक जो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं दूध से, लेकिन दूध को अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बना लीजिए ताकि आपकी जो हड्डियों और जोड़ों का जो मसला है वो इससे हल होगा और आप की सेहत भी अच्छी होगी दूध की वजह से। यहाँ वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, वालिदैन दुनिया का सबसे अनमोल और कीमती रिश्ता होते हैं। बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत में माँ और बाप दोनों का अहम किरदार होता है। दोनों मिलकर जिंदगी की गाड़ी को खींचते हुए मंजिल मकसूद तक ले जाते हैं और ये मंजिल औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के सिवा और क्या हो सकता है। औलाद के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर अपना आप मारने वाले वालिदैन अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशात को बेचकर औलाद का अच्छा मुस्तकबिल खरीदते हैं, जिसके लिए माँ के अलहदा हुकूक और फराइज हैं और बाप के हिस्से में दूसरी जिम्मेदारियां जो वो आती हैं। आलमी सतह पर बच्चों पर माँ और बाप के अलहदा हुकूक को यकजा करके एक किरदार वज़ा किया गया है और इसी के तनाजुर में हर साल 1 जून को वालिदैन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसमें माँ, बाप और बच्चों के ताल्लुकात, हुकूक और फराइज पर बहस की जाती है। दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आज वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वालिदैन अपनी सारी जिंदगी फराइज की अंजामदही में गुजार देते हैं। वालिदैन के कुछ हकूक भी होते हैं जिन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। वालिदैन के क्या क्या हुकूक होते हैं और औलाद हुकूक कैसे पूरे कर सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सर, आज पूरी दुनिया में वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो आखिर हमें इस दिन को मनाने की जो है जरूरत ही क्यों पेश आती है? क्या वालिदैन की शख्सियत के लिए कोई दिन मुख्तस हो सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये बात तो हर दिन के बारे में कही जा सकती है। जब हम कहते हैं ना वालिदैन का दिन, सिगरेट नोशी के तर्क करने का दिन और कैंसर की अवेयरनेस का दिन, तो जो बात आपने की ये तो जो अच्छी बातें हैं उनको तो हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन बात यह है ना कि इंसान की तबीयत के अंदर भूल जाना है, निसियान इंसान की तबीयत के अंदर है। तो मेरे ख्याल में जहां आपकी बात ये दुरुस्त है कि हमें हर वक्त ही अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, वहां इस बात में भी कोई हर्ज नहीं है कि हम अपनी याद दहानी के लिए इस तरह के कोई फेस्टिविटी, इस तरह का कोई लैंडमार्क क्रिएट कर लें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है, हमें याद रहता है, चीज़ों की तजदीद हो जाती है, सब लोग जो हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं, तो हमें फिर अपने आप को रीडिफाइन करने का और अपने लिए एक राह मुतय्यन करने का
मौका मिल जाता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है ये। बिल्कुल ऐसा ही है सर। कुरान और हदीस की अगर रोशनी में भी बात की जाए तो वालिदैन की अदब और एहतराम के हवाले से बार बार तलकीन की जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम लोग ही उनकी नाफरमानी करते हैं। तो आपको क्या लगता है मसला कहाँ पर आता है? जी बिल्कुल, देखिए ये मसला जो है इसका ताल्लुक तो तरबियत के एक निज़ाम से है। जैसे आपने कहा ना कि कुरान में वालिदैन के हुक्म मानने का कहा जाता है, लोग फिर भी नहीं मानते। तो कुरान में तो अल्लाह ताला, जो कि कोई शक ही नहीं है कि पूरी कायनात का पैदा करने वाला और खिलाने वाला और मारने वाला और रब है, तो लोग तो अल्लाह ताला की खुलेआम नाफरमानियां करते हैं। तो असल में बात यह है कि जहां तक ये वालिदैन वाला ताल्लुक है, इसके लिए एक मरबूत तरबियत का निज़ाम चाहिए, और वो तरबियत का निज़ाम पूरे मुआशरे में मौजूद होना ज़रूरी है, यानी हुकूमती सतह पर भी, मुआशरे की सतह पर भी, ख़ानदान की सतह पर भी और इनफरादी तौर पर भी। लिहाजा अगर हम ये कहें कि जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, तो ये एक्चुअली जनरलाइज्ड रूल नहीं है। कम अज़ कम हमारे मुआशरे में अक्सरियत जो औलाद है वो वालिदैन की ताबे फरमान होती है, कहना मानती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने उन हुकूक के, जो वालिदैन के हुकूक हैं, उनको पूरा नहीं करते। और आपके सवाल का जवाब यह है कि उसकी वजह यह है कि बचपन से तरबियत के निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा नकायस हैं। उनमें बहुत हद तक वालिदैन का भी कसूर होता है। जब उनके यहाँ अल्लाह औलाद देता है, तो जिस तरीके से उनकी तरबियत करनी चाहिए उस सिलसिले में उनसे बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा कुताही हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है और जो उनके बिहेवियर का पैटर्न बनता है, वो आगे जाकर उनकी एडल्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब होता है। तो लिहाजा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की हमारी पेरेंटिंग के जरिए में जो कोताहियां हो रही हैं, वो इसकी जिम्मेदार है। तो किस तरह फिर आपको लगता है कि हमें पेरेंटिंग करने की जरूरत है आज के दौर में? देखिए, पेरेंटिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उस सिलसिले में काफ़ी हमने मेहनत की है, बहुत सारे यानी लोग काम कर रहे हैं। सिंपली ये समझना चाहिए कि जो ही हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा बिल्कुल ऐसे है जैसे क्लीन स्लेट होती है। जैसे आप नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं जिसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, उस बच्चे ने अगली जिंदगी में क्या करना है वो इस पर डिपेंड, यानी कंप्यूटर ने क्या प्रोग्राम रन करने हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। तो जब बच्चा हमारे गोद में आता है, इस दुनिया में आंखें खोलता है, तो हम खुद उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल करते जाते हैं, और उन प्रोग्राम के इंस्टॉल करने से जो भी उसका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, वो उसके मुताबिक वो उसका सारा हार्डवेयर काम करता है। तो पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए? पेरेंटिंग में सबसे अहम चीज रोल मॉडलिंग है। आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, आप घर में उसका नमूना होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा ओबीडियंट बने, तो बच्चे को नजर आना चाहिए कि उसके वालिदैन अपने वालिदैन के बहुत ज्यादा ओबीडियंट हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपस में ना लड़ें, बहन भाई आपस में ना लड़ें, तो बच्चे को नजर आना चाहिए कि मेरे अब्बू मेरे चचा से, मेरी ताई से, मेरी फुफी से और मेरे अम्मी के बहन भाइयों से और मेरी अम्मी मेरे भाइयों के बहन भाइयों से, उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे और गहरे हैं। तो बच्चों को जो चीज अब रोल मॉडल करके देंगे, बच्चे उसके मुताबिक उनका पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर हम देखते हैं कि वालिदैन अपनी पूरी जिंदगी अपने फराइज सरअंजाम करते हुए, उसको फराइज को पूरा करते हुए गुजार देते हैं, लेकिन वालिदैन के भी कुछ हुकूक होंगे, वो उनसे हमें आगाह कीजिएगा। क्या क्या हुकूक हैं वालिदैन के जो हम पूरा नहीं कर पाते? जी बिल्कुल, वालिदैन की केयर करना, उनका एहतराम करना, उनकी फिजिकल ज़रूरियात का ख्याल रखना। देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, वैसे वैसे वो डिपेंडेंट फेज में से इंडिपेंडेंट फेज में जाना शुरू हो जाता है। शुरू में बच्चे का मुंह भी माँ ने धुलवाना है, उसके पेशाब पखाने की ज़रूरियात की मदद भी उसकी करनी है, खिलाना भी है, कपड़े भी पहनाने हैं, बटन भी पहनाने। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, तो वो अपनी जिम्मेदारियां खुद लेना शुरू कर देता है। अगर किसी खानदान में बहुत अच्छी पेरेंटिंग हो रही हो, तो उसका मतलब ये होगा कि बतदरीज पेरेंट्स जो हैं वो अपना कंट्रोल अपने औलाद में से लूज करते जाएंगे, इस तरीके से कि बच्चा कंट्रोल तरीके से तरबियत हासिल करके अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर इंडिपेंडेंट बनता जाए।
तो जो ही औलाद इंडिपेंडेंट बनती जाए वैसे वैसे वालिदैन की फिजिकल जरूरियात, उनकी इमोशनल जरूरियात, ये सारी की सारी औलाद की जिम्मेदारियों में तब्दील होना शुरू हो जाती है हमारे मुआशरे में। देखिए वेस्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, वेस्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी औलाद की नहीं है। 18 साल की उम्र के बाद वो बच्चा जो है वो आजाद है, वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकता है। अगर वालिद बीमार हुआ है पीछे से, तो अगर वो औलाद नहीं भी आती तो फिर भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको लुक आफ्टर करेगी। लेकिन हमारे यहाँ हमने उनकी बुरी बातें तो अडॉप्ट कर ली हैं, और लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको हम उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सके। हम इस वक्त हैं आधे तीतर आधे बटेर। हम अपनी कॉर्पोरेट जिंदगी के अंदर और अपनी जो है कंडक्ट के अंदर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को दिल से सारे के सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन साथ हम अपनी ईस्टर्न जो रवायात हैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो हमारे यहाँ हमारे जितने इंटेलिजेंसिया है, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन सबको बैठकर अपनी इस मुआशरे की वैल्यू सिस्टम पर काम करना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि हमारे यहाँ की वैल्यू सिस्टम क्या होगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जितने लोग सुन रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि जब आप छोटे थे, आप गलतियां करते थे, तो आपके वालिदैन उसको टॉलरेट करते थे और उसको रेक्टिफाई करते थे। आपको जिस चीज की जरूरत होती थी उसको प्रोवाइड करते थे। तो अब औलाद की ये जिम्मेदारी है कि वालिदैन अगर बीमार हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब फाइनेंशियली एक्टिव नहीं रहे, तो वो बड़े गौर से देखें कि मेरे वालिदैन की क्या जरूरियात हैं। मैं एक वालिद हूं और मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जाती तजुर्बे से समझता हूं कि कम से कम बहुत सारे वालिदैन को एक्चुअली औलाद की पैसों की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी उनके साथ वक्त गुजारने की जरूरत होती है, जितनी शेयरिंग की जरूरत होती है। मेरे ख्याल में अक्सरियत वालिदैन का जो गिला है औलाद से वो ये है कि औलाद के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, औलाद मेरी बात नहीं सुनती, मेरे साथ वक्त नहीं गुजारती, मेरे साथ बैठ के शेयर नहीं करती। तो इसमें तो कोई पैसे भी नहीं लगते। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें औलाद को तहम्मुल से सोचनी चाहिए और सोच के उसके मुताबिक वालिदैन की जरूरियात पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और बहुत से हम देखते हैं इस तरह के औलाद जो बड़ी होती जाती है तो उनका एक ही गिला होता है अपने वालिदैन से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है सारी जिंदगी। तो ये जो एक सेंटेंस है, ये जो एक रवैया है, ये कहाँ से आता है उनके जहन में? या फिर आप मुझे बताइए नाफरमान औलाद किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? आपके पहला जो सवाल है ना कि जब औलाद कहती है आपने हमारे लिए किया ही क्या है, उसमें उसकी वजह यह है कि वालिदैन ने बचपन में औलाद के लिए जो बड़े होने का या कुछ करने का की यार्ड स्टिक बनाई होती है वो मटीरियलिस्टिक यार्ड स्टिक होती है। औलाद ये देख रही होती है कि उसको ये सिखाया जाता है कि जिसके पास पैसे बहुत हैं वो बड़ा है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो बड़ा है, जिसने कीमती घड़ी पहनी हुई है वो बड़ा है। तो माशरे में नौजवानों की तरबियत ही इस बुनियाद पर हो रही है जिसमें बड़े छोटे होने का मयार फिजिकल चीजें हैं। क्योंकि उनकी तरबियत ही इस तरह से हुई है तो इसलिए जब वो बड़े होते हैं और अगर उनकी फिजिकल जरूरतें पूरी ना हुई हों तो वो वालिदैन को ये गिला देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है और वालिदैन ने इतना कुछ किया है। लेकिन अगर हमने शुरू में बच्चों की तरबियत के अंदर बड़ा बनने का मयार ईमानदारी को, दयानत को, सच बोलने को, हार्ड वर्क को, कैरेक्टरफुल होने को डाला हो तो ये बच्चे कभी भी ये गिला नहीं करेंगे। बच्चे ये कहेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें सच्चाई सिखाई है और सच के लिए खड़े होना सिखाया है, तो हम बहुत ही अपने वालिदैन के शुक्रगुजार हैं कि वालिदैन ने हमें सब कुछ दिया जो हमें चाहिए था। तो इसलिए ये सिर्फ हम एकदम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चे ऐसे क्यों हो गए हैं। ये बात मैंने मुतअद्दिद बार अपनी ट्रेनिंग्स में कही है कि जैसे एक फैक्ट्री से बिस्किट बनते हैं और वो पहले अच्छे बिस्किट बनते थे, अब वो खराब बिस्किट बनते हैं, तो अब इसमें बिस्किट का कसूर नहीं है, फैक्ट्री का कसूर है कि वहां प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए हमारे नौजवान जो कुछ बने हैं वो इसलिए बने हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनकी तरबियत के लिए जो निज़ाम हमें बनाना चाहिए था, जैसा मुआशरा क्रिएट करना चाहिए था, हम वैसा मुआशरा क्रिएट नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर अक्सर हम देखते हैं कि शादी के बाद अगर शादी हो जाए लड़के की तो एक लड़की की जब उसकी बीवी आ जाती है तो उसकी ये कोशिश होती है कि उसका खावन जो है वो वालिदैन की जगह उसको ज्यादा तरजीह दे। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्या राय है इसके बारे में आपकी? देखिए, इस बारे में ना एक बैलेंस की जरूरत है। वो खामद को भी बैलेंस
यानी उसकी जिंदगी में एटीट्यूड में भी बैलेंस होना चाहिए, जो आने वाली लड़की है उसकी जिंदगी में भी बैलेंस होना चाहिए, और जो वालिदैन है उनकी जिंदगी में भी बैलेंस होना चाहिए। देखिए ना, ये जो है ना, अब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर में आ गई है, तो अब उसका कुछ राइट तो है ना, लेकिन उस राइट के अंदर हिस्बे मरातब की तरतीब अपनी जगह पर रहनी चाहिए। यानी वो लड़के को ये बैलेंस करना चाहिए कि वो अपनी बीवी के हुकूक देते वक्त वो अपने वालिदैन के हुकूक के कॉस्ट पर ना दे, उसके कॉस्ट पर उनके हुकूक को ना दे, बल्कि उनके हुकूक को पूरा करते हुए अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल रखे। तो इस सिलसिले में सबको ही समझने की जरूरत है। बहुत दफा वालिदैन जब ये कह रहे होते हैं कि ये तो अब बीवी का ही होकर रह गया है, तो ये मुमकिन है कि ऐसा ना हो, उनको लग रहा हो। दूसरा यह है कि बाज़-औक़ात ऐसा हो भी सकता है कि वो अपने वालिदैन के हुकूक से पहलू तही करने के बाद फिर अपनी बीवी के हुकूक की तरफ मुतवज्जो हो गया हो। तो इसमें एक बेटा बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस की जरूरत है, जिंदगी में बैलेंस ही है जो हमें लेकर चलता है। और सर, हम अक्सर एक सेंटेंस सुनते हैं कि वालिदैन के भी कुछ गिले शिकवे होते हैं हम सबसे, कि वालिद जब औलाद इंडिपेंडेंट हो जाती है तो ये नाफरमान हो जाती है। ऐसा है सर? पता नहीं, देखो बेटा, ये नाफरमानी जो है ना बहुत ही रिलेटिव टर्म है मेरे ख्याल के अंदर। जहां हम ये बात कहते हैं ना कि वालिद के, और जो हमारी तालीमात है कि आप अपनी औलाद वालिदैन को उफ तक मत कहो, यानी उसका मतलब यह है कि आप जिस तरीके से, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त कुरान की दुआ है कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर उस तरह रहम कर जैसे उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था जब मैं छोटा था, है ना। तो ये दुआ है। तो जहां हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारे वालिदैन अब हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और हमें हर सूरत में उनकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करना है। वहां वालिदैन को भी ये समझना है कि कुछ चीजें हो सकता है जिसको वो नाफरमानी समझ रहे हो, वो नाफरमानी ना हो। मतलब अगर फर्ज करें वो अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के दौरान उसको कुछ और जगहों पर तवज्जो देनी पड़ती है, मगर वो आपकी हुक्म को मानता है, आपकी जरूरियात को पूरी करता है, आपका ख्याल रखता है, तो वो हो सकता है नाफरमानी ना हो। लेकिन बहरहाल ये बात तो अब बहुत ही मुसल्लका है और बहुत कन्फर्म और बहुत जरूरी है कि औलाद को किसी सूरत भी अपने वालिदैन के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ गैर जरूरी क्रॉस आर्गूमेंट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये बात साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप तो पुराने जमाने के हैं, आपको क्या पता। वालिदैन का रुतबा, उनका मकाम, उनकी हैसियत, उनकी रिस्पेक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईस्टर्न कल्चर में, और खास तौर पे मैं यहाँ जनूबी पंजाब में रहता हूँ, यहाँ तो मैंने खास तौर पर यह बात देखी है, और पूरे हमारे ईस्टर्न कल्चर के अंदर एक जो कॉस्मेटिक्स ऑफ पेरेंट्स रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत ही कमाल की है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे सराइकी इलाके के अंदर वालिद के आगे बेटा कभी वालिद के आगे नहीं चलता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बाप जा रहा हो तो बेटा पीछे जा रहा हो, या कमरे में वालिद खड़ा हो और बेटा बैठा रहे, ऐसा कभी नहीं होता। इस तरीके से खाना सर्व करते वक्त वो ऐसा हो नहीं सकता कि लुकमा पहले उतार ले जब तक कि उसके वालिद के या वालदा जो है वो लुकमा ना कर ले। तो इस तरह की हमारी रवायात थी और ये हमारे पूरे मौजूद हैं, पूरे हमारे मुआशरे में मौजूद है, लेकिन इनको दोबारा दोहराने की जरूरत है, रवायत को दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। हमारे यहाँ मीडिया के बहुत ज्यादा आम होने की वजह से वेस्ट का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आ रहा है। वेस्ट से हमने बहुत कुछ सीखा है। इस वक्त मैं और आप जो बातें कर रहे हैं सारी ये वेस्ट की मेहरबानी है। उसी के जरिए ये टेलीकम्युनिकेशन का निजाम है, ये लैपटॉप उसी से ऑन है, उसी से सब चीजें ऑन है, टेक्नोलॉजी उसी के जरिए है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का एहसास रखना बहुत जरूरी है कि हमारी अपनी रवायात बहुत जानदार हैं, और दरख्त जो है वो चाहे जितना ऊपर मर्जी फैल जाए, लेकिन अपनी जड़ के साथ अगर अपने रास्ते को मुनक़ता कर देगा तो फिर उसको नीचे से पानी और खुराक नहीं मिलेगी। तो हमें अपनी रवायात से बिल्कुल जुड़े रहने की जरूरत है, और हमारी जो अपनी कल्चर है जिसमें वालिद का मुकाम है, दादा दादी का मुकाम है, माँ का मकाम है, फिर बीवी का मुकाम है, फिर औलाद का मुकाम है, उन सबको इसी तरतीब के साथ अपने अमल में रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपने अपनी गुफ्तगू में बोला कि अक्सर नौजवान नस्ल जो है, ये औलाद है, वो अपने वालिदैन को किसी मामलात पर बहस हो जाती है तो वो ये कहते हैं कि अब का ज़माना बदल चुका है, आपका ज़माना पुराना हो गया है। तो क्या ये जो वालिदैन है इन्होंने ये ज़माना नहीं देखा होता जिसके बारे में औलाद बात कर रही होती है? देखिए, वालिदैन को भी तो बेटा पता है साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। रिजिडिटी पूरे मुआशरे के अंदर है,
वालदैन को भी तो साथ साथ एडजस्ट करने की जरूरत है। तो ये ना एक जैसे बैलेंस का लफ्ज हम बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, इंडिविजुअल केस ऐसा हो सकता है जिसमें वालदैन ने औलाद पर बहुत सख्ती की हो, इंडिविजुअल केस ऐसा हो सकता है कि औलाद बिल्कुल नाफरमान हो और औलाद वालिद को बिल्कुल यानी उनके साथ बुरा सलूक करती हो वालिदैन के साथ। इंडिविजुअल तो ऐसा हो सकता है। इज्तिमाई तौर पर जनरली स्पीकिंग जो जिस चीज की जरूरत है वो है एक बैलेंस। आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो उनकी औलाद है वो नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी है। लिहाजा उनके सोचने का अंदाज, उनका जिंदगी को बरतने का अंदाज मुख्तलिफ होगा वालिदैन से, लेकिन इस पैराडाइम के साथ कि उनके दरमियान रिश्ते मजबूत रहें, रिश्तों का तकद्दुस मजबूत रहे, लेकिन हर बंदा अपने तौर पर इंडिविजुअली फलता फूलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, बैलेंस रखना हर चीज में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर हम देखते हैं कि हमें दुनिया की तमाम तर जितनी भी तहजीबें हैं या मज़हब है वो यही दर्ज देते हैं कि अपने माँ बाप का एहतराम करना है, अदब से पेश आना है उसके साथ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हज़ारों वालिदैन इस वक्त ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। इसकी क्या वजह लगती है आपको? जी बस ऐसी है, जो तालीमात हैं वो तो हमेशा एक स्टैंडर्ड तालीमात होती हैं, लेकिन इंसान वेरी करते हैं, उनकी तरबियत नहीं हुई होती, उनको अपने समझ नहीं होती अपनी ज़िंदगी के करैक्टर, अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से निभाना है, तो इसलिए लोग गलतियां करते हैं। जैसे सारे MBBS के डॉक्टर जो हैं एक ही तरह से पढ़ के आते हैं, लेकिन कुछ उसमें बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, कुछ निगलेक्ट भी करते हैं, कुछ क्रिमिनल थोड़े से ऐसे भी होते हैं कि अल्लाह ना, हर प्रोफेशन में जैसे कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में भी होते हैं, तो ये हर प्रोफेशन में ही ऐसा होता है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में भी तमाम इंसान एक जैसे नहीं हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने डिफरेंट मिजाज के लोग बनाए हैं। लेकिन इन सब को मिनिमाइज किया जा सकता है अगर मुआशरे के अंदर वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट करती हो। वैल्यू सिस्टम की डेफिनेशन ये है, जिसको अकदार कहते हैं, कदरें कहते हैं, कीमतें कदरें कहते हैं, कि किसी मुआशरे में सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में तमाम लोग अगर मुत्तफिक होंगे तो फिर मुआशरा बहुत ही ज्यादा बैलेंस के साथ जिंदगी गुजारेगा। मैं और आप झांक के देखें अगर अपने गिरेबान में, तो हमारे मुआशरे में वैल्यू नंबर 1 इज मनी। हम जितनी मर्जी अखलाकी बातें करते रहें, अंदर से हमें पता है कि अंदर से हम ये समझते हैं, मेरे ख्याल में गलत समझते हैं, कि जिसके पास पैसा बहुत होगा ना, असल में वो बहुत बड़ा है। अगर आप किसी जगह एक लाइन लगी हो, आप देखिए किसी भी दफ्तर के अंदर, और बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे खड़े हो, मजदूर, कमजोर माली तौर पर लोग, अचानक एक बड़ी सी गाड़ी के साथ एक आदमी आए जिसने 3 पीस सूट पहना हो, तो वो सारी लाइन तोड़ के सबसे आगे आ जाएगा और कोई उसको माइंड नहीं करेगा, वो कहेंगे हाँ ये आ जाएगा। इसलिए कि हमने अपने दिमाग के अंदर ये वैल्यू बनाई हुई है कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो बड़ा है। मेरे ख्याल में मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयों की बुनियादी जड़ ये है कि हम अपने वैल्यू, मैं पैसे की अहमियत से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पैसे को इखलाकियात से ऊपर लेके जाना, पैसे को सच्चाई से ऊपर लेके जाना, दयानतदारी से ऊपर लेके जाना, मोहब्बत और इखलास से ऊपर लेके जाना, कंपैशन से और एम्पैथी से ऊपर लेके जाना, ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा फसाद है। और इसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी वैल्यू सिस्टम को करेक्ट नहीं करेंगे, इस तरह की बुराइयां मुआशरे में बढ़ती ही रहेंगी। तो सर, जब ये पैसा आ जाता है इस तरह के मामलात में या रिश्तों में, तो क्या वो रिश्ता चल पाता है दोबारा? मैंने आपको जैसे अर्ज किया है, मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा कि जो वैल्यू सिस्टम है ना, मेरे नजदीक किस बात की ज्यादा अहमियत है ये डिटरमिन करेगी कि मैं कैसा इंसान हूं। अगर मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि जैसे भी हो मेरे पैसे बढ़ जाएं, तो फिर मेरे लिए ईमानदारी इतनी अहमियत नहीं रखेगी, मैं बेईमानी करके भी पैसे इकट्ठे कर लूंगा। मेरे लिए किसी का ख्याल रखना नहीं, मैं किसी को तकलीफ देकर भी पैसे इकट्ठे करूंगा। लेकिन अगर मेरे नजदीक पीस, मेरे नजदीक खुशी, मेरे नजदीक एहतराम, ये बड़ी वैल्यू सिस्टम होगी, तो मैं पैसे के नुकसान करके भी एहतराम को बचा लूंगा और खुशी को बचा लूंगा। तो ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि अपने प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर हमने टॉप के ऊपर क्या चीज रखी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं, और जो मुआशरे में हो रहा है या वालिदैन के हुकूक के बारे में हम बात कर रहे थे, उस हवाले से बहुत ही अच्छी तफसीलन गुफ्तगू हमने प्रोफेसर साहब के साथ की है, और यकीनन आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये जो रिश्ता है वालिदैन के साथ औलाद का, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो आज ही मतलब
वालिदैन के लिए कोई भी दिन मुख्तस नहीं किया जा सकता, तो आज अपने वालिदैन के साथ जाके मिलिए, उनसे प्यार का इजहार कीजिए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से। तो तख्लीक एक फितरी या पैदाइशी जज्बा नहीं है। किसी भी बच्चे की एक खास सिमत में परवरिश के जरिए तख्लीक और तहकीक का जज्बा पैदा किया जा सकता है। तख्लीक किसी नई चीज़ और नित नए आइडियाज़ पर सोचने और उन पर काम करने का नाम है। बचपन एक ऐसा दौर होता है जिसमें बच्चे हर नई चीज़ पर सोचने और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस ज़मन में आर्ट एंड क्राफ्ट की खास अहमियत है क्योंकि बच्चे इसमें खासी दिलचस्पी का मुजाहरा भी करते हैं। तालीम के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की अहमियत मजीद बढ़ जाती है क्योंकि ये मुख्तलिफ मज़ामीन की तदरीस में भी मुआवन साबित होते हैं। इसके अलावा बच्चों के सोचने और फैसला करने की सलाहियत भी बेहतर होती है। रंगों की पहचान होती है, वो रंगों का बेहतर इस्तेमाल करना सीखते हैं। आजकल कोरोना वबा की वजह से स्कूल बंद हैं और बच्चे घरों तक महदूद होकर रह गए। ऐसे में आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए बच्चे अपना वक्त बेहतर अंदाज में कैसे गुजार सकते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों में निखार कैसे पैदा किया जा सकता है, ये जानते हैं अपनी मेहमान आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट अलीना नकवी से। अलीना, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अलीना, ये आप खूबसूरत से आपने ये जो चीज़ें बनाई हुई हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से, कब से स्टार्ट किया है आपने? ये मुझे शौक असल में मामा को देख के आया था। मामा बहुत अच्छी स्केचिंग करती हैं, आर्ट की चीज़ें बनाती हैं। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे विरासत में मिल गई। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर ये सीखा भी कुछ चीज़ें और कुछ बनाती भी हूँ, स्केचिंग भी करती हूँ, सब कुछ बचपन से चल रहा है मेरा। बचपन से ही चल रहा है, मतलब इंस्पिरेशन जो थी वो आपकी मामा थी। हाँ, तो क्या उनसे क्या सीखा या खुद से ही सीखा? एक तो जेनेटिक में भी आ गया ना कि वो आपके अंदर है, एक सलाहियत है, लेकिन कुछ सीखना भी बनता है, अपनी स्किल्स को एनहांस करना पड़ता है। बिल्कुल, मामा से मैंने स्केचिंग सीखी, उसके बाद उन जैसी वाटर पेंटिंग तो मुझे आज तक नहीं आई। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन बाकी सब कुछ ऑयल पेंटिंग वगैरह सब कुछ मैंने कोर्स किया, डिफरेंट चीजें सीखी, इसीलिए सब कुछ बना लेती हूँ मैं इजी अब। ठीक है, तो इनके साथ साथ और क्या बना लेती हैं आप? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में डिफरेंट चीजें, जैसे ये सीशेल्स से डिफरेंट वो मैंने फाउंटेन बनाया है, ये बर्ड फीडर बनाया है, ज्वेलरी बॉक्स है। और हम डो से डिफरेंट की चेन से चीज़ें बनाते हैं डिफरेंट। अच्छा। डो से फ्लावर्स, इवन ज्वेलरी बन जाती है इतनी प्यारी, ब्रेसलेट से सब कुछ, और शार्पनर होल्डर जैसे कि ये है। अच्छा। मैंने सोचा कि कोविड में सबके पास से विटामिन के बॉटल्स तो होंगी, तो कुछ ना कहीं ये यूज हो जाए, तो इसीलिए मैंने इसका बॉक्स बनाया। इसके अंदर ये मैंने शार्पनर लगाया। अच्छा, वेरी नाइस। ताकि जो बच्चे इधर शॉप करके इधर गिराते रहते हैं वो ना हो, तो इसीलिए मैंने ये क्यूट सी बॉटल बनाई थी ताकि ये यूज हो सके। मेरे पास खुद इतनी सारी पड़ी हुई थी। अच्छा। तो मैंने भी इसीलिए इस तरह से बना दिया ताकि मतलब आपके घर में कोई भी चीज पड़ी होगी वो आप जाया नहीं होने देते? नहीं होते। कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ, यूटिलाइज कर देती हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास पड़ी हुई है ये क्लॉक आपने बनाई है? बिल्कुल। इसको मैंने इस तरह डिफरेंट स्टिक्स के साथ, ठीक है, इनको डिफरेंट स्टिक कलर जैसे बच्चों का दिल है जैसे भी, इनको जोड़ के इससे ग्लू से जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह आ जाएंगे डिफरेंट। ओके, इनके पैलेट से बन जाएंगे। पैलेट बन जाएंगे। ठीक है। अब वो अपनी मर्जी है कि वो इस तरह लगाए, इस तरह लगाए, जैसे मर्जी कर ले। जब आप इनको आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाती है। सारे आपस में जब जुड़ जाते हैं तो फिर ये मैंने क्लॉक लिया था। अच्छा। इसकी मशीन ली, वो बैक साइड पे लगा दी, और उसके बाद आप अपनी मर्जी चाहिए यहाँ डो से लिख लें, स्टेंसिल से लिख लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि ये बच्चों के लिए खास इसलिए बनाया है। वो बच्चे जो टाइम देके जिनको एंजाइटी होती है ना, हम लेट हो रहे हैं, इस तरह प्रॉब्लम आती है, तो वो इस तरह के कलर्स देख के बहुत रिलैक्स और काम हो जाते हैं। उनको टेंशन नहीं होती, टाइम देके ना एक ट्रिगर लगा होता है बचपन से, हम लेट हो रहे हैं, तो वो वाली चीज़ खत्म हो जाती है। तो आजकल तो वैसे भी अलीना हमने देखा है बच्चे घर पर हैं क्योंकि स्कूल बंद हैं, तो उसमें वो किस तरह अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह आर्ट एंड क्राफ्ट करके? बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने बनाया था बर्ड फीडर। अच्छा। ये इसलिए बनाया था क्योंकि जो बच्चे आजकल के घर में है ना, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, तंग आए हैं, माँ बाप को बहुत तंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन पे ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से बच्चे जो है ना वो चिड़चिड़ापन और ये सब कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने फीडर बनाया कि इसके अंदर बच्चों को आप डिफरेंट चीजें डाल के दे दें, वो बर्ड्स को दे दें, इवन अगर आप उनको कोई पेट ला देते हैं, अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। बिल्कुल। वो जो एग्रेसिव होना, ये सब गुस्सा करना, वो चीज छोड़ देते हैं, इसलिए प्यार करना सीख जाते हैं वो, और उनका जो टाइम है वो भी अच्छे तरह से यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ,
तो इसके अलावा जो है आप घर में कितना टाइम देती हैं इनको? मेरा ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में गुजरता है क्योंकि ये मैं देती भी हूँ लोगों को, सेल भी करती हूँ। अच्छा। और क्योंकि मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ और कलर थेरेपिस्ट भी हूँ, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं बनाती हूँ लोगों के लिए। कलर थेरेपिस्ट भी हैं, ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है हमें, तो हम इसके बारे में भी कुछ पूछना चाहेंगे कि कलर थेरेपी हमें किस तरह रिलैक्स कर सकती है या हमारे मूड को चेंज कर सकती है? कलर्स बेसिकली हमारे अंदर ही सारा कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम बाहर देखते हैं, उन्हीं से हम रिलैक्स होते हैं। जस्ट लाइक स्काई, देखिए वो स्काई ब्लू कलर का है, ठीक है। जब हम उसको देखते हैं हमें खुद ही सुकून और काम, रिलैक्स फील करना शुरू हो जाते हैं। वो कलर ही ऐसा है, बिल्कुल। और अगर आपका गला खराब है या आप ज्यादा खाना खा रहे हैं या आप चाहते हैं आपको सुकून की नींद आए, तो अपने इर्द गिर्द ब्लू कलर ज्यादा यूज करें। और अगर आप ज्यादा वाकई खाना खा रहे हैं तो प्लेट भी आपकी ब्लू होनी चाहिए, तो आप कम खाएंगे। वो एक फुलनेस सी फील होती है उससे। और अगर थ्रोट में कोई इश्यू है तो आप थोड़ी देर से ब्लू कलर को देखते हैं तो आपका थ्रोट भी अच्छा फील होना शुरू होता है, आपको लगता है क्लियर होना शुरू हो गया। अच्छा। और रेड कलर जो लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे हम पहन लें चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ही बात करती हूँ रेड कलर उन लोगों के लिए नहीं है जिनका बीपी हाई होता है, ठीक है, जो बहुत गुस्सा कहते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, उन लोगों के लिए वो ज़रूर है जो कि बहुत लोगों से प्यार करते हैं, वो पहन सकते हैं, उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खासकर जैसे मेरी मम्मा है, उनका बीपी नॉर्मली ना लो ही रहता है, ठीक है, हम तो उनको कहते हैं आप रेड कलर ही पहने, आप रेड कलर ही पहन के रखें ताकि आपका बीपी जो है वो मेंटेन रहे। कलर्स में सबसे और आगे इसमें येलो कलर, ठीक है, जो कि आजकल हम सबको इम्यूनिटी और ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें येलो कलर बहुत अच्छा। अगर आप शर्ट पहनते हैं येलो की तो वो, और आजकल हमने देखा भी है कि ये जो समर का चल रहा है पीरियड, इसमें येलो कलर बहुत इन भी है। बिल्कुल, पहनना भी चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी और ये सब जो प्रॉब्लम है, स्टमक इश्यूज आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अगर वो शर्ट पहनते हैं येलो, ठीक है, क्योंकि अगर उनके पास वॉल पे पेंट नहीं है कोई और चीज़ें, तो शर्ट ही पहन लें, ठीक है। वो शर्ट पहनते वो उनको रिलीफ देगी इस चीज़ से। अच्छा, उनको अच्छा फील होगा, वो करके देखें, वाकई अच्छा फील होता है। जब मुझे भी समटाइम जैसे कोई चीज़ होती है तो मैं कलर्स में फोकस करती हूँ, मुझे क्या पहनना है क्या लेना है, वो भी ठीक कर देता है। ठीक है, मज़ीद भी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे अलीना। हम चाह रहे हैं आप हमें यहाँ जो हमारे देखने वाले हैं उनको कुछ बनाना सिखाएं जो अब आसानी से घर पे बना सकते हैं। ठीक है, मैं बच्चों के लिए बुक मार्क्स वगैरह चीज़ें बना देती हूँ। ठीक है, ये ग्लू के साथ। मतलब अब तो अलीना आप एक्सपर्ट हो गई होंगी, अब तो कुछ भी आप बना लेती होंगी घर पे बैठ के। हाँ, कुछ भी, अल्लाह का शुक्र, कुछ भी कर लेते हैं, ईजी है। इस बच्चों के लिए सिर्फ ये है कि कलर्स इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो कलर्स देख के बहुत रिलैक्स रहता है। आजकल वो घर में है तो बहुत तंग कर रहे हैं मदर्स को। बिल्कुल ऐसा ही है। और बुक मार्क उनके फेवरेट होते हैं वैसे। हाँ। और वैसे भी आगे स्कूल्स खुलने वाले हैं बच्चों के अगले हफ्ते से, तो उनको ये चाहिए भी होगा बुक मार्क्स बहुत ज़्यादा। ये क्या लगा रही हैं आप इसके ऊपर? ये जो डो के डिफरेंट फ्लावर्स मैंने खुद बनाए हुए हैं। खुद बनाए हुए हैं आपने? खुद बनाए हुए हैं। या आप चाहे ये लगा लो, ये देखो, वेरी नाइस। तो चाहे इसके ऊपर आपने खुद बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वाओ। चाहे इसके ऊपर आप अपनी पसंद के कोई एनिमल बना लें, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। बच्चों को जो फेवरेट पसंद, अक्सर मुझे जब आते हैं मैसेज कि हमें फलानी चीज़ चाहिए, उसमें फलाना जानवर जरूर बनना चाहिए। हाँ। तो उसमें टर्टल, ये डिफरेंट चीज़ें जरूर होती हैं, जो उनके फेवरेट पेट्स हैं वो जरूर बनवाते हैं उस तरह की चीज़ें। हाँ। तो उस तरह की बुक मार्क्स बच्चे बनवा लेते हैं। इवन डायरीज भी बनाती हैं आप? डायरीज, हाँ। डायरीज, वो डायरीज बहुत पसंद करते हैं डिफरेंट। खास तौर पर जो लड़कियां होती हैं ना, वो डायरीज लिखना पसंद करती हैं और वो डिफरेंट तरीके की डायरीज को सजा भी लेती हैं और डेकोरेट भी कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह का मैं दूसरा एक आपको जल्दी से बता देती हूँ शॉर्पनर के लिए। ये भी अक्सर आपको मिल जाएंगे बॉक्स घर में, एग्जैक्टली मिल जाएंगे, मिल जाता है। टूथपिक का भी हम यूज कर सकते हैं। टूथपिक का भी है, और ये कॉटन बड का एक्चुअली टूथपिक का भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह की शीट्स आपको ग्लिटर शीट्स बिल्कुल इजी मिल जाती है मार्केट में, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसको आपने ले लिया क्योंकि ये स्टिकर है। ओके, तो ये इजी इसके ऊपर आ जाए। ठीक है जी, ये हमने अपने जो होल्डर है उस पर चिपका दिया। और इसके बाद जो शॉर्पनर मेरा गुम हो गया तो नहीं, कहाँ गया, ये शॉर्पनर इसके ऊपर हम यहाँ स्टिक करेंगे। और इसको जो जब भी आप इसमें होल या कोई चीज़ करते हैं तो या आप ग्लू गन यूज़ करते हैं, खास बच्चे, उनके पास उनके बड़ों को मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अक्सर बच्चे इससे जल जाते हैं। एग्जैक्टली, वो गर्म होती है तो वो उसकी वजह से उसको हाथ जलने का भी खदशा हो सकता है। तो इसलिए जनाब अपने वालिदैन के सामने ही ये चीज़ करिए। ये हमारा अभी होल करने के लिए एक्चुअली मेरे पास कुछ पड़ा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों को पता चल गया है, हमारे नाज़रीन को पता चल गया है कि किस तरह हमने लास्ट में शॉर्पनर करने के लिए डिफरेंट चीजें आप लगा सकते हो। मैंने इसमें मैं आपको लगा दिया।
अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें फ्लावर्स लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, फेवरेट एनिमल्स लगाते हैं, डिफरेंट शेप्स चीज़ें लगाते हैं, जैसे भी, बस उस होल का ध्यान रखना जहाँ पे आपने शॉप करना उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, बाकी सब ठीक है, कुछ भी। और ये वो चीजें हैं जो आगे बच्चों की बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, ये स्कूल स्टेशनरी के तौर पर आपके काम आ सकती हैं, और बहुत ही खूबसूरत। जगह जगह जो बच्चे गन फेंकते हैं वो नहीं होगा, और जो पेरेंट्स हैं, जो अम्मियाँ हैं, वो भी जो सुकून से रहेंगी घर पर। तो अलीना, आपने कहा कि बहुत से लोग आपको ऑर्डर भी करते हैं, चीजें बताते भी हैं कि क्या क्या बनाना है, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या आता है कि हमें क्या चीज ज्यादा? ये मुझे फाउंटेन का आता है। फाउंटेन का आता है, अच्छा। ये किस तरह बनाया आपने, हम पूछना चाहेंगे। इसमें मैंने सीशेल्स लगाए हैं और इसमें पेबल्स मिल जाते हैं छोटे, ठीक है, छोटे ट्री और चीजें सारी इजी मार्केट से मिल जाती है। ये अच्छा, इतना कोई मतलब कॉस्टली नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये लो वेट भी है। अच्छा, सच्ची मजे की बात है, इसकी ये लो वेट है, और इसमें मैं समटाइम्स ये फोमिक डो यूज करती हूँ, जो सबसे ज्यादा लो वेट होती है। अगर ये गिरती भी है तो ये टूटती नहीं है, इसका ये फायदा होता है, इसलिए ज्यादा डिमांड ऐसी चीजों की आती है। अच्छा, इस तरह की। और ये अगर जैसे ये ज्वेलरी बॉक्स आपने बनाया है, तो एक बॉक्स को बनाते कितना टाइम लगता है आपको? ये मैक्सिमम 1 आवर। हाँ, मैक्सिमम 1 आवर। 1 आवर में आप ये बना लेती हैं मुकम्मल? और वो जो आपने फाउंटेन बनाया था, ये भी तकरीबन इसमें 1 घंटे में आप सारा बना लेते हैं। मतलब आप तो बहुत ही ज्यादा स्पीडी, मतलब बचपन से अगर आप ये काम कर रही हैं तो अब तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया है। अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है। अलीना, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं और इतनी अच्छी टिप्स देकर जा रही हैं, और आप लोगों ने भी अलीना से बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह आप अपने बच्चों के लिए ये चीजें कर सकते हैं, एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आपने इजाजत देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।